हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन माहेश्वरी। आज हम शुरू कर रहे हैं साइंस क्लास 9 फोर्थ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें शुरू करना था। न्यूटन सेकेंड लॉ मैंने पहले आपको बता दिया था, ये दोबारा बता देता हूँ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम आपको बता दिया था, वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम सेकेंड लॉ कहते हैं। इसके लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम m जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर m को हम कहते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर हम u को कहते हैं वेलोसिटी, v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, f फोर्स हो गया। तो हम इनिशियल मोमेंटम निकालते तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो जाता है m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा m इंटू वी। और चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम आपका है एम वी माइनस इनिशियल मोमेंटम है एम यू। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एम हमने यहाँ कॉमन ले लिया, एम ब्रैकेट वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। अब हमारे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डायरेक्टली एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एम ब्रैकेट में वी माइनस यू और डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। इसमें ऑन द अप्लाइड फोर्स एफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ब्रैकेट में वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। और इस तरीके से अगर आप निकालोगे फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू आपका एम इंटू ए के इक्वल होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। हम यहाँ पे अप्लाइड कर देंगे मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स को। तो जब आप निकालोगे मास इंटू, ये देखिए फोर्स दिखा रखा है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स, अगर हम ऐसा यूनिट ऑफ द फोर्स की बात करें वो होती है आपकी न्यूटन, न्यूटन भी होती है। और सेकेंड यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होती है। तो सिंपली इस सेकेंड लॉ से हमारे पास आ जाता है, अगर हम निकालते हैं v माइनस यू ओवर टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपका होता है। एक्सेलरेशन से आपका ये जो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, आपका बनेगा F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर में टी। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं आगे, और यही आपको कहलाता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। अगर दो बॉडी पे अगर हम कोई एक फोर्स लगाते हैं यानी कि कोई एक्शन करते हैं, तो हर एक्शन के लिए तो एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। यानी कि जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स लगाएगा पहले ऑब्जेक्ट पे। जैसे सपोज करो एक दीवार है, दीवार में अगर हम घूसा मारते हैं, हम देखेंगे हम हल्के से हाथ मारते हैं तो हमें भी हल्के से लगती है। जब हम तेज के हाथ मारते हैं तो हमें भी तेज की लगती है। जब हम बहुत तेज घूसा मारेंगे दीवार में तो हमें बहुत तेज चोट लगती है।
यानी कि सिंपली यहाँ हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक हाथ और एक बॉल। जब हम हाथ से कोई एक्शन करते हैं दीवार पे, तो दीवार भी इक्वल अपोजिट रिएक्शन करती है हमारे हाथ पर, और हमारा हाथ भी साथ में हर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो दोनों के ऊपर ही रिएक्शन होती है। टू प्रूव दैट द एक्शन एंड द रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट को प्रूव करने के यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है। देखिए यहाँ पे, तो टेक टू ऑब्जेक्ट, अगर हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, दो बैलेंस स्प्रिंग लेते हैं ए एंड बी। दो आपके बैलेंस स्प्रिंग हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी। और फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी टू द रिजिड ऑब्जेक्ट। और स्प्रिंग बी को हमने एक ऑब्जेक्ट के साथ फिक्स कर दिया है, और दूसरे स्प्रिंग को हमने ए को स्प्रिंग बी के साथ कनेक्ट कर दिया है। When a force is applied by pulling the free end of the spring balance A, both the spring balance show the same reading। तो इसमें कहता है अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जितना फोर्स हम इस पर अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स आपका इस पर भी अप्लाइड होगा, यानी कि दोनों ही सेम रीडिंग देंगे। तो देखिए जितना ये वाला बैलेंस इस पर फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये वाला भी आपका बैलेंस ए पे फोर्स लगाएगा। यानी कि जब भी आपका एक एक्शन हो रहा है तो इसमें अपोजिट रिएक्शन भी हो रहा है। ए बी पे लगा रहा है फोर्स, तो बी ए पे लगा रहा है, दोनों इक्वल अपोजिट रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से हम तो कर सकते हैं कि जब भी कोई भी एक्शन होता है तो जो आपका रिएक्शन होगा वो भी हमेशा इक्वल होगा, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इसमें दोनों में ही आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम हमारा जो थर्ड लॉ है वो प्रूफ होता है। कुछ हम एप्लीकेशन लेते हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ के यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दे रखी है, जैसे कि पहले दे रखा है व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन इट एक्सर्ट अ फोर्स फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द गन एंड द गन रिकॉइल। तो जब भी किसी ने, देखो अपने आप तो घर में गन वगैरह होती नहीं है, किसी को चलानी आती नहीं होगी, किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन जो आपने गुब्बारे वाली गन चलाई होगी, गुब्बारे जो फोड़ने वाली होती है गेम में, तो उसमें आप देखना जब भी आप कोई भी गन चलाते हो तो जितना प्रेशर गन बुलेट पे लगाती है, बुलेट भी उतना ही प्रेशर गन पे अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, यानी कि आपके हाथों को भी झटका लगता है। तो गन चलाने के लिए इसीलिए कंधे पे रखकर उसे मजबूत हाथों से चलाना होता है। कोई बच्चा गन को नहीं चला पाता क्योंकि उसमें उसके हाथों पे भी प्रेशर लगता है। तो जितना बुलेट पे आपको गन प्रेशर लगाएगी उतना ही गन बुलेट पे भी प्रेशर लगाएगी। और बुलेट जो होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मतलब दोनों की जो डायरेक्शन होती है, देखिए डायरेक्शन यहाँ पे दिखा भी रखी है बुलेट की और इसकी गन की डायरेक्शन, दोनों की रिकॉइल फोर्स होगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है और ये इक्वल होती है। अब आप कहोगे गन तो थोड़ी सी मूव करती है लेकिन बुलेट बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो बुलेट का साइज मास बहुत छोटा होता है, तो दोनों का मोमेंटम तो सेम है लेकिन उसका मास कम है बुलेट का, इसीलिए बुलेट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बुलेट आगे बहुत स्पीड से मूव करती है। लेकिन गन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए गन की वेलोसिटी बहुत कम होती है और इसीलिए गन जो है बहुत थोड़ा सा मूव करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा एक और एग्जांपल ले लीजिए, मैंने दे रखा है व्हेन अ सेलर जंप आउट ऑफ ए बोट ही exert the backward force of the boat and the boat exert an equal and opposite force on the sailor and the sailor jump forward। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि एक बोट है और ये एक सेलर है। सेलर जिस फोर्स से वो आगे की तरफ मूव करता है, यानी कि जितना फोर्स बोट पे लगाता है बोट भी उतना ही फोर्स सेलर पे लगाती है, और जितना आगे जो सेलर मूव करता है उतना ही बोट जो होती है वो बैकवर्ड मूव करती है, यानी कि सेलर और उस पर बोट पे दोनों ही इक्वल फोर्स लग रहा है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। बोट की डायरेक्शन आप देखिए लेफ्ट में है और सेलर की डायरेक्शन आगे है, यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है तो बोट
बैकवर्ड जाती है, और इस तरीके से ये थर्ड लॉ की एप्लीकेशन को सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड देखिए, इसमें थर्ड एप्लीकेशन दे रखी है, व्हेन एन एयर फिल द बैलून इज रिलीज। जब आप एक बैलून लेते हो, बैलून में जब आप हवा भर देते हो, तो आप देखोगे जैसे ही आप उसके मुंह को ओपन करते हो तो हवा नीचे की तरफ उसकी मूव करती है और बैलून ऊपर की तरफ उड़ जाता है। यानी कि दोनों में ही एक्शन होता है और साथ में रिएक्शन भी होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है अपोजिट होती है। तीसरा आप देखिए रॉकेट का, व्हेन अ रॉकेट इज फायर, जब एक रॉकेट को फायर किया जाता है, द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैस कमिंग आउट एग्जिबिट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो उसमें गैस जो होती है इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होने लगती है, एंड इट मूव फॉरवर्ड अपवर्ड। तो रॉकेट जो है मूव अपवर्ड करता है, लेकिन जो उसका जो गैस का प्रेशर जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसे अपोजिट होती है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से लेकिन दोनों का प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है। जितने प्रेशर से वो नीचे डाउनवर्ड को गैस मूव करती है, उसी प्रेशर से वो रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों भी एप्लीकेशन आपकी थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करती है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट बिफोर द कोलिजन is equal to the sum of the momentum after the collision provided there is no unbalanced force act on them। तो दोनों ही इक्वल होता है, यानी कि उनकी डायरेक्शन अलग होती है कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद। जो कोई ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो उनका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा इक्वल आता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द फोर्स, अगर हम बात करें, इज अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता, और अगर हम उसको ऐड करें तो दोनों को जीरो आ जाता है, क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इफ टू बॉल, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है, देखिए एक ए है बॉल और एक बी है, दोनों का ए का मास एम ए है, दूसरा का मास एम बी है। इसकी वेलोसिटी यू है, इसकी वेलोसिटी यू भी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। यहाँ पे कोलिजन होता हुआ दिखा रहे हैं, देखिए कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे दो फोर्स अप्लाइड हो रहे हैं। एक फोर्स की अगर हम बात करते हैं, फोर्स बी टू ए, और एक फोर्स होता है ए टू बी, यानी कि दोनों की डायरेक्शन देखिए अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पर आपका कोलिजन के बाद एम ए और वेलोसिटी हो जाएगी वी ए, और दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी वी बी। तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी में तो चेंज होगा, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होता है। अगर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ द मास ए एंड द मास बी आर ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विद द इनिशियल वेलोसिटी यू ए एंड यू बी, तो इसमें दोनों की इनिशियल वेलोसिटी, एक की यू है यू बी है, और एक की जो यू ए की वेलोसिटी हम ग्रेटर देन मानेंगे, तभी तो वो इसको कोलाइड करेगी, टक्कर करेगी। अगर ए की वेलोसिटी कम होगी तो वो टक्कर नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम आगे करेंगे। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉल बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर, तो अगर हम बात करें बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले एम ए यू ए और एम ए यू ए, ये बिफोर द कोलिजन हो गया, और आपका आ जाएगा एम बी यू बी। एंड द मोमेंटम ऑफ द बॉल बी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, तो अगर बॉल बी की अगर हम बात करें तो बी में बिफोर द कोलिजन हो जाएगा एम बी यू बी, और आफ्टर द कोलिजन हो जाएगा एम बी वी बी। तो इस तरीके से आपको ये जो दिखा रखे हैं, देखिए ये आपके आफ्टर द कोलिजन है, और जो यू के साथ दिखा रखा है वो बिफोर द कोलिजन है। अब हम बात करते हैं टोटल मोमेंट। तो इसमें देखिए अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉल ए ड्यूरिंग द कोलिजन। तो बॉल ए के अगर हम मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और इसमें से कॉमन ले लोगे एम, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल बी, बी के लिए जब आप निकालोगे तो बी के लिए आपका आ जाएगा एम एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, और डिवाइडेड बाई टी, चेंजिंग मोमेंटम आपके दोनों के आ गए, ये चेंजिंग मोमेंटम है, और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालोगे तो टी से डिवाइड करोगे, यानी कि डिवाइडेड बाई टाइम।
अब हमारे पास दोनों फोर्स है, देखिए एफ फोर्स एफ ए बी ऊपर दे रखा है और एफ बी ए। अभी हमने देखा था दोनों की फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है, यानी कि दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग होती है। एक अगर लेफ्ट में लग रहा है तो एक राइट में लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ए ऑन द बॉल बी इज इक्वल एंड अपोजिट होगा टू द फोर्स एफ बी ए। और इसको हम लिख सकते हैं एम एम ब्रैकेट वी ए माइनस यू ए डिवाइडेड बाई थ्री यहाँ पर, और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का साइन लगेगा, इसके साथ माइनस का साइन लगेगा और लिखेंगे माइनस एम वी ब्रैकेट पी वी माइनस यू वी डिवाइडेड बाई थ्री। और इस तरीके से आप जब इसको ट्रांसपोज करोगे तो आपका आ जाएगा पी से टी कैंसिल आउट होकर ये पी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एम ए यू वी ए माइनस एम ए यू ए, और इधर आपके हो जाएगा माइनस एम एम वी पी वी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा एम वी यू वी। फिर आप इसमें देखिए ये वाला प्लस वाले को इधर लेकर आओगे और ये माइनस वाला इधर जाएगा, तो आपका आ जाएगा इधर माइनस माइनस का एम ए यू ए। तो देखिए इधर आ जाएगा आपका एम ए यू ए माइनस एम ए यू ए, और इधर आपका आ जाएगा यू ए, ये आपका आ जाएगा यू ए वो एम ए बी ए माइनस एम बी बी बी। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपका ये इनिशियल मोमेंटम यानी कि जो यू यू वाले हैं वो एक तरफ कर लेंगे, और इनिशियल मोमेंटम आपका ये आ जाएगा इसमें एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, और वी बी वाले को हम एक तरफ ले लेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे एम ए वी ए प्लस एम बी बी बी। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर रहे थे। ये फॉर्मूला जो आपका होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है, यानी कि द मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम आता है वो दोनों आपके इक्वल आते हैं। The momentum of two ball before the collision is equal to the momentum of two ball after the collision। और यही जो हमारा होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है कि हमारा मोमेंटम जो है बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन दोनों ही मोमेंटम हमारे सेम रहेंगे, दोनों ही का अमाउंट हमारा हमेशा इक्वल आएगा। और इस लॉ से हम लोग एक्शन और रिएक्शन दोनों के रिलेशन निकाल सकते हैं। ये आपका कहलाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसके साथ ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर पूरा हो चुका है। इसमें जितने भी टॉपिक थे सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। इसकी कुछ एप्लीकेशन और कुछ एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, वो हम अगले चैप्टर में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।